आज का हमारा टॉपिक है स्थानीय स्वशासन। ये इंडियन पॉलिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे भारत का जो प्रशासनिक ढांचा है उसमें सबसे ऊपर आती है केंद्र सरकार, जो पूरे भारत को देखती है। उसके बाद आती है राज्य सरकार, जो अपने अपने राज्यों को देखती है, और उसके नीचे आता है स्थानीय स्वशासन, जिसे इंग्लिश में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। तो स्थानीय स्वशासन को आगे दो भागों में बांटा गया है। पहला ग्रामीण क्षेत्र का स्वशासन और दूसरा शहरी क्षेत्र का स्वशासन। तो जो ग्रामीण क्षेत्र का स्वशासन है इसी को पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं, और यही हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। मतलब ये कि हम ग्रामीण क्षेत्र का स्वशासन यानी पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्थानीय स्वशासन की ज़रूरत क्यों पड़ी। जबकि हमारे पास केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, तो फिर स्थानीय स्वशासन की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे कोई भी व्यक्ति है जो गाँव में रह रहा हो या फिर छोटे शहरों में रह रहा हो, तो उसको अगर कोई समस्या हो तो वो डायरेक्टली केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास तो नहीं जा सकता ना। तो वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास डायरेक्ट नहीं जा सकता। इसीलिए गाँव में एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, उसकी जो समस्या है यानी गाँव में ही उस समस्या का निपटारा किया जा सके। क्योंकि जो स्थानीय स्वशासन है इसमें जो लोग होते हैं वो वहीं के लोकल लोग होते हैं, उन्हीं के गांव के लोग होते हैं। इसका मेन मकसद ही यही है कि जो लोग यानी गांव के लोग, छोटे शहरों के लोग जो सरकार को चुनते हैं वो भी शासन में और लोकतंत्र में भाग ले सकें। इसलिए पंचायती राज का मतलब है गांव के लोकल लोगों को पावर देना, मतलब गांव के स्थानीय लोगों को शासन देना, स्थानीय स्वशासन। दोस्तों, अब आपको बेसिक तो समझ में आ गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार डायरेक्टली गाँव को कंट्रोल नहीं कर सकती, इसलिए लोकल लेवल पर ग्राम पंचायत जैसी संस्थाएं बनी। तो पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक व केंद्रीकरण को बढ़ावा देना है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या होता है। तो एक होता है विकेंद्रीकरण और एक होता है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब सारी पावर एक के पास होना, केंद्र मतलब सारी पावर एक के पास होना, उससे कहते हैं केंद्रीकरण। और विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि जो पावर है, जो शक्ति है, उसे अलग अलग स्तर पर बांट देना, मतलब अलग अलग लेवल पर बांट देना, उसे कहा जाता है विकेंद्रीकरण। तो विकेंद्रीकरण का मतलब हुआ शक्ति को अलग अलग स्तर पर बांट देना, और केंद्रीकरण का मतलब हुआ कि किसी एक को पावर देना। तो अब बात करते हैं स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कैसे हुई। तो लॉर्ड रिपन, इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इनका कार्यकाल 1880 से 1884 तक रहा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1882 में जिला बोर्डों की स्थापना की थी, ताकि जो स्थानीय ग्रामीण लोग हैं उनको कुछ सुविधाएं दी जा सके, उनका विकास किया जा सके। इसीलिए इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। किसे? लॉर्ड रिपन को। ऐसे ही महात्मा गांधी जी भी स्थानीय स्वशासन के घोर समर्थक थे। इन्होंने ही ग्राम स्वराज की बात की थी। मतलब महात्मा गांधी जी ये चाहते थे कि जो गांव के लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, इन्हें शक्तियां प्रदान की जाए, ताकि ये भी अपनी समस्याओं का स्वयं समाधान कर सके और देश की सरकार के साथ मिलकर देश का विकास कर सके। तो गांधी जी ने कहा था कि सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज्य चलाने वाला नहीं होता, बल्कि यह तो गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है। तो दोस्तों, जब भारत स्वतंत्र हुआ यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान में भाग 4 के नीति निर्देश तत्व के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन और शक्ति प्रदान करने की बात कही गई, पर पंचायती राज व्यवस्था को कोई भी संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। तो ये याद रखने वाली बात है कि अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन और शक्ति प्रदान करने की बात कही गई है, पर पंचायती राज व्यवस्था को कोई भी संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। फिर बाद में संशोधन हुआ और फिर पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में शामिल किया गया। तो इसे शामिल करने का क्या प्रोसेस रहा वो हम देखते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था के लिए बहुत सी समितियों का निर्माण किया गया।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं बलवंत राय मेहता समिति 1957 की। तो इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। मतलब इसने ये बोला कि गांव स्तर के विकास के लिए आप क्या बनाओ, ग्राम पंचायत बनाओ, खंड ब्लॉक स्तर के विकास के लिए क्या बनाओ, पंचायत समिति बनाओ, और जिला स्तर के विकास के लिए क्या बनाओ, जिला परिषद बनाओ। तो ये बोला बलवंत राय मेहता समिति ने। तो देखिए इन्होंने ये सुझाव दिया और अप्रैल 1958 में इनके सुझावों को स्वीकार किया गया। और फिर सबसे पहले राजस्थान विधानसभा ने 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का अधिनियम पारित किया। और फिर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। तो सबसे पहले कहाँ से शुरुआत हुई? राजस्थान से। और राजस्थान के कौन से जिले से? नागौर जिले से। और किस डेट पर? 2 अक्टूबर 1959 को। इसके बाद आंध्र प्रदेश में शुरू हुई थी। तो जब देखा गया कि पंचायती राज व्यवस्था इतनी सक्सेस नहीं हुई तो फिर आई अशोक मेहता समिति 1977 में। और इस समिति ने क्या किया? द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। तो बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिया था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का, और अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। इन्होंने बोला मंडल स्तर पर मंडल पंचायत का निर्माण हो और जिला स्तर पर जिला परिषद हो। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्या किया? ग्राम पंचायत की जगह मंडल पंचायत का सुझाव दिया। तो ये क्लियर हो गया मेहता समिति। अब इसके बाद आती है पीवीके राय समिति, जो कि 1885 में आई थी। और अब इन्होंने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। तो इन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम सभा का निर्माण हो। अब इसके बाद में 1986 सिंधवी समिति और 1988 थुंगन समिति आई। और इन्होंने पंचायती राज संस्था कौन कौन सी? वही ग्राम पंचायत, जिला परिषद, इनको संविधान में स्थान दिया जाना चाहिए। तो इनकी इन सिफारिशों से क्या हुआ कि 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में स्थान दिया गया। और संविधान के भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद और 11वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। एक बात और याद रखिएगा कि 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कार्य निर्धारण के लिए 29 विषय यानी कार्य क्षेत्र को शामिल किया गया। 73वें संविधान संशोधन 1993 में जो कानून बना, उस कानून में क्या क्या कहा गया, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ। इस कानून के अंतर्गत 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश क्षेत्र पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली लागू करेगा। मतलब अगर 20 लाख से अधिक जनसंख्या है तो त्रिस्तरीय प्रणाली, और 20 लाख से कम है तो द्विस्तरीय प्रणाली लागू करेगा। इस कानून ने ग्राम सभा को संवैधानिक अधिकार प्रदान किया और प्रत्येक 5 वर्षों के बाद पंचायतों का चुनाव किया। और अगर पंचायत भंग होती है तो 6 महीने के अंदर निर्वाचन होंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण दिया। और प्रत्येक राज्य में राज्य वित्त आयोग का गठन किया। ग्रामीण विकास मंत्री पंचायती राज के विभिन्न अंगों की निगरानी करेंगे और ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना राज्य सरकार पर निर्भर करेगा। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स 73वें संविधान के। तो आज हमने जाना पंचायती राज व्यवस्था के बारे में।